हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 8 का चैप्टर 3 जिसका नाम है मराठा साम्राज्य का उदय। ठीक है, ये चैप्टर हम 2 पार्टों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके देखने वाले पर्सन और क्रियाकलाप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल, विशेषकर पर्वत और समुद्र तट, ने मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया। कैसे उनकी भौगोलिक स्थितियों ने उनकी सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को निर्धारित किया था, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, मराठा साम्राज्य की ताकत में भूगोल का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर वहाँ के पर्वत और समुद्री तट। ये देखते हैं कि पर्वतों का क्या प्रभाव रहा है वहाँ पे। ठीक है, सह्याद्री पर्वत, ठीक है, जो पहाड़ों पर किले बनाकर मजबूत रक्षा की। ठीक है, वहाँ के पहाड़ों पर, वहाँ के पर्वतों पे चक्रे किले बनवाए उन्होंने, दुर्ग टाइप बनवाए। ठीक है, जैसे कि रायगढ़ किला। ठीक है, वहाँ पे पतले पतले रास्ते थे जिनके माध्यम से ये क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे, मतलब कि छिपकर हमला करते थे। ठीक है, और छोटी तेज सेना से दुश्मन पर ये क्या करते थे, अचानक से हमला करते थे। ठीक है, ये था इनका पर्वत का प्रभाव। अब देखते हैं समुद्री तट पर प्रभाव। कोंकण तट, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने नेवी सेना बनाई थी। ठीक है, मजबूत नौसेना बनाई थी। ठीक है, कान्होजी आगरे, ठीक है, जिन्हें क्या था, अनुभव था समुद्र वगैरह का, उनकी मदद से इन्होंने वहाँ पर विदेशी शक्ति से रक्षा करी। ठीक है, व्यापार से पैसे और ताकत मिली इन्हें। ठीक है, समुद्र है तो वहाँ से ये क्या करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, जिससे ये क्या हो गए, शक्तिशाली हुए थे। राज्य निर्माण, ठीक है, जिससे इन्होंने क्या करा, अपने राज्य का निर्माण करा। किले और स्थानीय सरदारों पर आधारित शासन। इनका जब शासन फैल गया था तो इन्होंने अलग अलग जगह पर सरदारों को स्थापित कर दिया था, सरदारों की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य को देखेगा और राजा को वहाँ से टैक्स वगैरह या वहाँ की जानकारी देगा। ठीक है, तेज और लचीली सेना, इनकी सेना चाहती तेज थी और लचीली थी। ठीक है, ये हस्तांतरण, ट्रांसफ़र वगैरह करते थे, जिस वजह से वो उन पे क्या नहीं करते थे, विद्रोह वगैरह नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें चाहे आपको कल्पना करनी है। ठीक है, कल्पना करने की, आप विद्यार्थी के लिए किस मराठा नेता की संक्षिप्त जीवनी लिख रहे हैं। ठीक है, हमें किसी एक की जीवनी लिखनी है जिसमें से कान्होजी आगरे हैं, बाजीराव प्रथम है, महादजी शिंदे हैं, अहिल्याबाई होलकर है, या ताराबाई है। ठीक है, इनमें से किसी का चयन करना है आपको और उनकी प्रेरणादायक विशेषता पर प्रकाश डालना है और 3-4 अनुच्छेद लिखिए और उनकी एक चुनौतियों का भी वर्णन कीजिए। कैसे उनके सामने एक चुनौती थी और उन्होंने उस पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो हम चुन लेते हैं ताराबाई। ठीक है, ताराबाई आपको पता है ना, राजा राम की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, राजा राम कौन थे, मराठा के, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे बेटे थे। ठीक है, उनकी पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, एक निडर मराठा रानी थी जिन्होंने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद शासन किया था। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा मुगल आक्रमण हो रहे थे, खासकर औरंगजेब बहुत ज़्यादा मराठों पर क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। ठीक है, कुचलने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, लेकिन ताराबाई ने विशाल सेना संगठित करी, विशाल सेना को क्या करा, संगठित करा, इकट्ठा किया और उन्हें उत्तर भारत में मुगल क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, उन्होंने यह सिद्ध किया कि महिला युद्ध और राजनीति दोनों में सशक्त मजबूत नेता हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उनकी सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी, औरंगजेब की शक्तिशाली मुगल सेना का सामना करना था सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन उन्होंने कभी भी क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी। ठीक है, हार मानने के बजाय उन्होंने अपनी चतुर रणनीतियों और निरंतर प्रतिरोध, ठीक है, निरंतर विरोध का उपयोग करते हुए मराठा स्वतंत्रता की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने मराठा के प्रभाव का विस्तार भी किया। ठीक है, इस दौरान उन्होंने मराठा का जो क्षेत्र था उसका क्या किया था, विस्तार भी किया था। ठीक है, ये थी कहानी एक हमारे एक निडर महारानी, मराठा रानी ताराबाई की। ठीक है, अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, यदि आपको आज किसी एक मराठा दुर्ग, मतलब कि आपको अगर किसी एक मराठा दुर्ग को देखने का अवसर मिलता, जैसे कि हो सकते हैं वो रायगढ़ का किला हो जाए, सिंध दुर्ग हो जाए, जीजी हो जाए जो तमिलनाडु में था, हमने पढ़ा था चैप्टर में, प्रतापगढ़ हो जाए, वो देखने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों। ठीक है, आप कौन से किले को चुनेंगे और क्यों, और उसके इतिहास, वास्तुकला और सामरिक महत्व की, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान का अध्ययन करना है हमें। ठीक है, कक्षा में अपने निष्कर्षों को डिजिटल या पोस्टर रूप में प्रस्तुत भी करना है आपको, मतलब कि पोस्टर के रूप में बनाना भी है उन्हें। ठीक है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो आप।
ठीक है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, हम चुन रहे हैं रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि ये मराठा की क्या थी, राजधानी थी। ठीक है, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का यहीं क्या हुआ था, तिलक हुआ था, राज्य अभिषेक भी यहीं पे हुआ था, यहीं पे वो राजा भी चुने गए थे। ठीक है, तो इतिहास जानते हैं। रायगढ़ किला मराठा शक्ति का केंद्र था। ठीक है, 1674 में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक यहीं हुआ था। ठीक है, जिससे उनके क्या हुआ था, अपने राज्य स्वराज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब वहाँ की वास्तुकला देखते हैं, आर्किटेक्ट देखते हैं वहाँ का। ठीक है, किले ऊंचाई पहाड़ पर बना था। ठीक है, जो किला था वो कहाँ पे बनाया हुआ था, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, पहाड़ों पर बनाया गया था। ठीक है, जिससे दुश्मनों के लिए यहाँ पहुँचना चाहता कठिन था। ठीक है, वहाँ की जो दीवारें थी वो मजबूत थी, वहाँ बड़े बड़े दरवाजे थे, गुप्त रास्ते थे जो इनकी सेना और इनके राजा ही को पता थी। ठीक है, अंदर महल, बाजार और पानी की अच्छी व्यवस्था थी, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था भी रख रखी थी उन्होंने। ठीक है, अब हम देखते हैं सामरिक महत्व। ठीक है, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान उनकी। ठीक है, ऊंचाई के कारण चारों ओर नज़र रखना क्या होता था, आसान होता था। दुश्मनों पर अचानक हमला करने में मदद मिलती थी जिससे। ठीक है, जिससे क्या होते थे, ये सुरक्षित रहते थे और इनकी राजधानी क्या थी, मजबूत थी। ठीक है, ये हमने इनकी इतिहास भी देखा, वास्तुकला भी देखा, कैसे डिज़ाइन वगैरह बनाए गए थे, और सामरिक महत्व, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान भी देख लिया वहाँ का। ठीक है, अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय में लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत को मुगलों या किसी अन्य शक्ति से नहीं, ठीक है, मराठों से छीना है। ठीक है, इस अध्याय में लिखा है कि ना, हम जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने भारत में अपने शासन की स्थापना मुगलों को हटा के नहीं की, बल्कि किसको हटा के करी है, किससे छीनी है, मराठाओं से छीनी है। ठीक है, आपके विचार में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, अध्याय में दिए गए कौन से प्रमाण इस विचार का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि 18वीं शताब्दी के अंत तक मराठा भारत के क्या थे, सबसे शक्तिशाली वो साम्राज्य बन चुका था। ठीक है, क्योंकि उसने इस समय क्या हो गया था, औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मुगल क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। ठीक है, पूरे भारत पे किसका नियंत्रण था, वो मराठाओं का नियंत्रण था। और अंग्रेजों को भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए मराठाओं से 3 युद्ध लड़ने पड़े थे, जिसे क्या बोला जाता है, आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, जो 1775 से 1818 के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, आखिरी युद्ध में क्या हुआ था, मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये प्रमाण देखते हैं हम, एविडेंस देखते हैं। ठीक है, जो हमारी किताब में लिखा है, बुक में लिखा है। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मराठा का दिल्ली और मध्य और उत्तरी भारत के अधिकांश भागों पर क्या था, नियंत्रण था। 18वीं शताब्दी तक क्या था, मराठाओं का पूरे भारत पे ऑलमोस्ट क्या था, नियंत्रण था, कब्जा था। ठीक है, उनको हार का भी सामना करना पड़ा था। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी, मराठाओं के बीच में हुई थी, जिसमें मराठाओं को पराजय देखना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी उनका एक नेता आए थे, महादजी शिंदे। ठीक है, इनके नेतृत्व में, ठीक है, वो फिर से क्या हो गए थे, मजबूत हो गए थे। लेकिन 1818 में मराठा को हार के बाद ही, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में वास्तविक प्रभुत्व हासिल की। ठीक है, 1818 में जो आंग्ल मराठा युद्ध तीसरा हुआ, अंग्रेजों से लड़ाई हुई मराठाओं की। ठीक है, उसमें मराठाओं को क्या करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद ही हम माना जाता है कि अंग्रेजों की भारत पे क्या हो गई थी, पूरी पकड़ होने लग गई थी धीरे धीरे। चलिए अब हम अपना 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है तुलना करनी हमें। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके उत्तर पूर्व मराठा, मतलब कि उनके बाद, उनकी डेथ के बाद जो मराठा आए, उन्होंने धार्मिक स्थलों और विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार किया। ठीक है, इस अध्याय में कौन सा प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस धार्मिक विविधताओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, पहले देखते हैं हम शिवाजी का दृष्टिकोण। ठीक है, हमने जाना था कि शिवाजी ने सभी धर्मों का सम्मान किया। ठीक है, उन्होंने किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाई। ठीक है, उन्होंने किसी धर्म को, मंदिरों वगैरह को नष्ट नहीं किया, बल्कि उनका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। उन्होंने सभी धर्मों का क्या किया था, सम्मान किया था। सूरत पर हमले के दौरान उन्होंने मस्जिदों या दानवीर मोहनदास परखे के घर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। ठीक है, उन्होंने पहले नष्ट हुए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। ठीक है, उन्होंने कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उन्होंने कभी भी मुस्लिमों को हिंदू में कन्वर्ट कराने की कोशिश नहीं की। ठीक है, उनके शासनकाल में सभी धर्मों के प्रति, ठीक है, सहिष्णुता थी, मतलब कि दयालुता से थी। ठीक है, स्नेह का भाव देखने
को मिलता है हमें। ठीक है, स्नेह झलकता था, प्यार झलकता था और धर्म को प्रति भी। ठीक है, वो अपने हिंदू धर्म को ही बढ़ावा नहीं देते थे और धर्मों को भी क्या करते थे, बढ़ावा देते थे, उनके प्रति दयालुता का भाव रखते थे। ठीक है, लेकिन उनके बाद जब मराठा के बाद, ठीक है, जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जो मराठा है, ठीक है, उनको देखते हैं उन्होंने कैसा व्यवहार रखा। ठीक है, ठीक है, उनको ना शिवाजी से ना हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने की विरासत मिली थी। ठीक है, कैसे वो करते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी कुछ सरदार थे, कुछ शासक थे ना उनके बाद जो आए, ठीक है, अनुशासनहीनता थी उनमें। ठीक है, अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं था जैसे शिवाजी महाराज में था। ठीक है, मराठाओं ने स्थानीय परंपरा, मंदिरों और संतों का समर्थन किया। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मंदिर वगैरह तोड़वाए या किसी का समर्थन नहीं किया। ठीक है, उन्होंने स्थानीय परंपरा, मंदिर और संतों का समर्थन किया। लेकिन जब वो बंगाल का वो अभियान कर रहे थे, उस दौरान आम लोगों को बहुत क्रूरता, बहुत कष्ट सहना पड़ा था। ठीक है, जब वो बंगाल जीतने जा रहे थे तो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ा था, बहुत कष्ट सहना पड़ा था। ठीक है, तो इससे देख सकते हैं कि हम शिवाजी का धार्मिक दृष्टिकोण क्या था और उत्तर पूर्व उनके बाद जो मराठा है उनका धार्मिक दृष्टिकोण क्या था। अब हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस अध्याय में वर्णित, ठीक है, मराठाओं के लिए दुर्ग राज्य की आधारशिला थे। ठीक है, वह इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। अब ये पूछ रहा है कि जो दुर्ग थे वो इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उन्होंने मराठाओं को शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध खड़े रहने में किस प्रकार से सहायता करी। ठीक है, उन्होंने ये मराठाओं को शक्तिशाली रूप से अपने शत्रु के सामने खड़े रहने के लिए किस प्रकार से सहायता की। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, मराठाओं के लिए दुर्ग उनके राज्य की आधारशिला थी, क्योंकि वो क्या करते थे, उनकी रक्षा करती थी और शक्ति का क्या थे, मुख्य केंद्र थी। ठीक है, किलों को ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते थे। ठीक है, जिससे दुश्मनों के लिए उन पर हमला करना क्या होता था, बहुत कठिन होता था। इन किलों में क्या होते थे, सैनिक होते थे, उनके हथियार होते थे, अनाज होता था, पानी जमा रहता था, जिस वजह से वो लंबे समय तक युद्ध कर पाते थे। ठीक है, ये नहीं है कि एक दिन का खाना रखा और युद्ध करके फिर नीचे, मतलब कि नीचे उतर गए दुर्ग से फिर खाना खाया, नहीं, वो दुर्ग में ही सब चीज़ अपनी व्यवस्था रखते थे। ठीक है, जिस वजह से वो लंबे समय तक युद्ध कर पाते थे। किलों के माध्यम से वो क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे, मतलब वो छिप कर युद्ध करते थे। ठीक है, वह किलों से निकलकर दुश्मनों पर अचानक हमला करते थे और फिर किलों में क्या हो जाते थे, सुरक्षित पहुंच जाते थे। ठीक है, इसलिए किलों ने मराठाओं को मुगलों और अंग्रेजों से क्या करा था, मजबूती से खड़ा करा था उनके खिलाफ। ठीक है, ये शक्तिशाली शत्रु थे मुगल और अंग्रेज। ठीक है, लेकिन तब भी वो क्या हुए थे, मजबूती से खड़े रहे थे। किनके माध्यम से, ये किले के माध्यम से वो उनके सामने मजबूती से खड़े रहने में उन्हें चली थी, मदद मिली थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ऐसे किले बनाए जाते थे ऊपर। ठीक है, जैसे कि नीचे से आते थे तो वो उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहते थे और लड़ाई करते थे अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये क्या करना है हमें, आपको मराठा सिक्कों का मुख्य अभिकल्पक, मतलब कि डिज़ाइनर बना दिया जाए। आपको एक मराठा सिक्का बनाना है। ठीक है, एक ऐसा सिक्का का रूपांकन करना है, मतलब कि ऐसा सिक्का बनाना है आपको। ठीक है, जो मराठा उपलब्धि और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, आपके द्वारा चुने गए प्रतीकों की व्याख्या भी करें। हमने जो प्रतीक चुनेंगे हम उनकी व्याख्या भी करनी है। ठीक है, तो मेरे सिक्के में होगा, ऐसे लिखना है आपको। एक तरफ होगा स्वराज का भगवा झंडा, ठीक है, और शिवाजी महाराज की तलवार, ठीक है, लिए हुए छवि। ठीक है, आपको शिवाजी महाराज को दिखाना है तलवार लिए हुए। ठीक है, जो उनकी स्वतंत्रता और वीरता का क्या थी, प्रतीक थी। ठीक है, दूसरी ओर आपको क्या करना है, भगवान गणेश की छवि लेना है। ठीक है, क्यों गणेश की छवि लेना है, क्योंकि महाराज साहिब गणेश जी को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि गणपति पंत प्रधान रूपे में है। ठीक है, जो सांस्कृतिक पहचान और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, साथ ही मराठी देवनागरी में एक शिलालेख भी लिखना है। ठीक है, आपको मराठी में कुछ लिखना भी है उस सिक्के पे। तो हम देखते हैं हमारा सिक्का, देखो ऐसा है। पहला साइड हमारे क्या होगा, महाराज वो छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, अपने तलवार के साथ उनकी छवि और भगवा रंग का झंडा है। ठीक है, और बैक साइड क्या होगा, आपके गणेश जी की मूर्ति है। ठीक है, और संस्कृत और मराठी में लिखे हुए कुछ शब्द हैं। ठीक है, यह प्रतीक उन मराठा लोगों को साहस, संस्कृति, उनकी आस्था और स्वतंत्रता का महत्व देते थे। ठीक है, ये हमने बना लिया अपना सिक्का। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें हमें बताना है मराठा काल की इस भूमि का अध्ययन करने के पश्चात,
ठीक है, आपके विचार में भारतीय इतिहास में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। ठीक है, अभी तक हमने मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया था, मराठा काल के बारे में। ठीक है, भारतीय संस्कृति में उनका योगदान क्या है। ठीक है, अध्याय से उदाहरण लेकर अपने विचार का क्या करना है, हमें समर्थन करना है। ठीक है, और उसके लिए लिखना है, हमें एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, अपने विचार को सहपाठियों के साथ साझा करना है, उन पर चर्चा भी करनी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मराठाओं का क्या योगदान था, भारतीय संस्कृति में क्या योगदान है। ठीक है, मराठाओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका स्वराज है, मतलब कि स्वयं का शासन। उनके अंदर शुरू से ही क्या थी, एक इच्छा थी कि हम अपना शासन क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक है, शिवाजी ने यह सिद्ध करके लोगों के को प्रेरित किया। ठीक है, उन्होंने यह सिद्ध भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया कि मैंने अपने राज्य का मतलब कि स्थापना खुद करी। ठीक है, मुगलों जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों को भी उन्होंने चुनौती दी। ठीक है, उन्होंने एक सशक्त प्रशासन बनाया। ठीक है, एक मजबूत प्रशासन बनाया अपना। ठीक है, जिसमें सभी धर्मों का क्या किया गया, सम्मान किया गया, और मराठी संस्कृति को बढ़ावा भी दिया गया। ठीक है, बाद में मराठाओं ने पूरे भारत में क्या किया, अपना विस्तार किया, और थोड़े समय के लिए दिल्ली पर भी क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, जिससे यह साबित हो गया कि भारतीय विदेशी शासन के बिना भी खुद शासन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे यह साबित हो चुका था उसी समय कि भारतीय लोग अपना शासन स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, विदेशी शक्ति के बिना, क्योंकि जब ब्रिटेन लोगों का, विदेशी लोगों का जब हम पर वो कब्जा था, तो वो ये बोलते थे कि भारतीय स्वयं अपना शासन नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें आज़ादी नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसलिए हमें आज़ादी बहुत लेट मिली 1947 में। ठीक है, लेकिन मराठाओं से हमें पता लगता है कि वो हिंदू मतलब कि हम यहाँ के लोग भी अपना शासन स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, यद्यपि मराठा अंततः, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि मराठा क्या हो गए, हार गए। ठीक है, अंग्रेजों से पराजित हो गए थे। ठीक है, लेकिन उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और स्वतंत्रता की उनकी परिकल्पना ने भारत में बाद में स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। ठीक है, लेकिन उत्पीड़न मतलब कि शोषण के विरुद्ध उनकी लड़ाई, ठीक है, और स्वतंत्रता ने ही क्या करा, बाद में क्या हुआ, भारत के लोगों में एक जिज्ञासा पैदा करी कि हम अपना शासन क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। ठीक है, इसलिए बाद में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी छवि देखने को मिलती है। ठीक है, उनके साहस के, बलिदान के। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर कई पर्सन और क्रियाकलाप। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।